नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। निजी प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर चर्चा जारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकारें अब हर निजी प्रॉपर्टी का ऐसे ही अधिग्रहण नहीं कर सकती हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 9 जजों ने 7-2 के बहुमत से 1978 में दिए अपने ही फैसले को बदल दिया है। इस फैसले के बाद से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B पर भी चर्चा हो रही है। तो आखिर निजी भूमि अधिग्रहण को लेकर पहले क्या नियम था, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से क्या कुछ बदलेगा? जिन लोगों की जमीन राज्य सरकारों ने अधिग्रहित की है या अधिग्रहण के दायरे में है, उनको इससे क्या समझने की जरूरत है? ऐसी बातों पर हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विस्तार से समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। बात सिर्फ जमीन की है या फिर रिसोर्सेज की है? बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें समझने वाली है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आदित्य परोलिया हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और हमारे साथ वेंकट राव हैं, लीगल एक्सपर्ट यूपी रेरा। तो वेंकट सर और आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले आदित्य जी आपके पास आएंगे। विस्तार से समझाइए, सरल शब्दों में समझाइए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला है वो क्या स्पष्टता दे रहा है निजी प्रॉपर्टी को लेकर, और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए दीपक जी, क्या है, काफी सारे चैप्टर्स और काफी सारे प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसमें से एक चैप्टर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाएगी ताकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बन सके और पब्लिक के बेटरमेंट के लिए बन सके। तो उसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 39B। अब ये वो पॉलिसीज हैं जो कि डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि वो राइट्स जो कोई लॉ किसी से ले नहीं सकता है, ये उससे स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, बट ये उस मॉडल पे बेस्ड होते हैं जिसपे गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट फॉलो करे वेलफेयर ऑफ द स्टेट। उनमें से एक है आर्टिकल 39B। उसका, उसमें जो 4 वर्ड्स थे आर्टिकल 39B में, वो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड थे। उन वर्ड्स का, वो वर्ड्स कहते हैं मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। तो जो प्रोविजन है 39B, मैं आपको अगर पढ़ के बताऊं तो वो ये कहता था, जो भी स्टेट है वो पॉलिसी बनाएगी सिक्योर करने के लिए ओनरशिप और कंट्रोल उन मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी का जो कि कॉमन गुड को सबसर्व करे। अब उस पे एक बात आई कि जो ये मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है, इसमें निजी प्रॉपर्टी यानी कि आपकी, मेरी या किसी और की निजी प्रॉपर्टी वो आती है या नहीं आती है। तो जो पहले इनका इंटरप्रिटेशन हुआ, उसमें ये कहा गया कि हर तरह की प्रॉपर्टी, हर तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है। तो अब ये जो 9 जज बेंच है, ये 2002 में रेफर हुई थी और अब 2024 में जाके इसका फैसला आया है। 9 जजेस ने इस मैटर को सुना और उन्होंने कहा कि देखिए, थियोरेटिकली तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इस पे आती है, बट हर प्राइवेट प्रॉपर्टी इस पे नहीं आती है। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इस पे आती है उसकी कुछ टेस्ट है कि वो क्या मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है या नहीं है जी। यानी कि जंगल में आपकी लैंड है, इकोलॉजिकल एरिया में, या माइन है, इस तरह की, यानी कि नेचर, कैरेक्टर, इम्पैक्ट और उस लैंड या उस रिसोर्स की स्कैरसिटी। अब जरूरी नहीं वो लैंड ही हो, वो माइन, एयरवेव, एयरलाइंस, किसी भी इस तरह का जो रिसोर्स है वो 39B में आ सकता है। उसका ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट ले सकती है, बट एक टेस्ट है, हर प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो आपका घर, मेरा घर, वो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो जो गाड़ी वो बना रही है और आपने खरीदी, तो वो मटेरियल रिसोर्स नहीं है, बट जो कंपनी है, क्योंकि वो सबसर्व कर रही है कम्युनिटी और एक लार्जर इंटरेस्ट को, तो उस पर अगर वो चाहेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो ओनरशिप ले सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये चीज को इंटरप्रेट करके 9 जज बेंच ने अपने अर्ली डिसीजंस को ओवर रूल किया गया, सेट असाइड किया या ओवर रूल किया। बिल्कुल, ये कम से कम एक स्पष्टता मिल गई है कि हर जमीन को सरकार अब अधिग्रहित नहीं कर सकती है। अब जो हित में है लोगों के, जिसको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, वहां पर एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई भी जमीन आप घर बना कर रह रहे हैं तो सरकार ने उसको अधिग्रहण कर लिया। ऐसा अब नहीं हो पाएगा, आपके पास विकल्प हैं। वेंकट राव साहब, आपके पास आएंगे। 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जो फैसला दिया था, उससे ये कैसे अलग है? फैसला पलटने के पीछे का जो तर्क है, वो तर्क क्या है? देखिए, तर्क मैं कहूंगा, संक्षिप्त में कहूं तो चेंजिंग टाइम्स कहें, और आज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, स्टेटस है, और आज की जो सोच है, वो उस समय से काफी अलग और
चलते हुए, डेवलपमेंट के चलते हुए भी एक अलग सोच आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के, रंगनाथ रेड्डी जी के, रंगनाथ रेड्डी में जो जजमेंट आया है कृष्णा अय्यर जी का, उसको एंडोर्स करते हुए संजीव कोर्ट में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर ली थी। हाँ, रिसोर्सेस मींस इवन ऑल पब्लिक रिसोर्सेस। ये डिस्टिंक्ट ऐसे हैं इस जजमेंट में, जो ये 9 जज बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसमें से 7 जज कंकर करते हैं। एक जस्टिस नागरथ जो है वो फुल्ली कंकर नहीं कर रही थी, थोड़ा उन्होंने अपना ओपिनियन थोड़ा अलग दिया है, और एक धुलिया साहब, जस्टिस धुलिया जो है वो इसको डिसेंट की तरह दिया है। तो दिस इज मेजॉरिटी 7:2 काइंड ऑफ ए जजमेंट, और 8:1 काइंड ऑफ ए जजमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि एक सिर्फ रिसोर्स ही नहीं, मटेरियल रिसोर्स और कम्युनिटी, मतलब फॉर द कम्युनिटी, पूरे तीनों वर्ड्स को इकट्ठे पढ़ा जाए। और हर रिसोर्स को आप ये नहीं कह सकते कि वो रिसोर्स जो है वो स्टेट के लिए है और स्टेट एक्वायर कर सकती है। आप सिर्फ जमीन की बात नहीं है, हर तरीके की रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि हमें तीनों को मिला के पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक नोट, हम जैसे बता रहे थे कि है क्या वो रिसोर्स, कितना स्कैर्स है, किस तरीके का रिसोर्स है, इन सब को चलते हुए, देखते हुए, अगर वो रिसोर्स सर्टेनली अगर मटेरियल रिसोर्स है और जो स्टेट के लिए होना चाहिए और रिक्वायरमेंट है, जो सबसर्व कर सकती है कॉमन गुड के लिए, तब एक्वायर कर सकता है। जनरली स्पीकिंग सारे रिसोर्सेस आते हैं, बट उसका एक तरीके से एक्सक्लूड किया गया। जहां के जस्टिस नागरथ ने थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये कर दिया कि पर्सनल इफेक्ट्स जो है उनको आप बिल्कुल ही आना नहीं चाहिए, बाकी सारे जो रिसोर्सेस है वो उन्होंने कहा है कि वो एक तरीके से मटेरियल माना जाएगा। और एक इस बात को लेकर ये क्लैरिटी आई है। और दूसरे जो भी लॉस इस तरीके से आते हैं, आर्टिकल एक 37 है जो कि एक प्रोटेक्शन देता है, इस टाइप के कोई लॉस आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें भी अब ये जजमेंट के बाद क्लैरिटी आ गई है। क्या उसमें कई डिफरेंसेस थे कि वो अभी सब्सिस्ट कर रहा है, क्योंकि कई अमेंडमेंट्स के बाद, क्योंकि सब्सिक्वेंटली इवन केशवानंद भारती में एक ये आर्टिकल होल्ड करने के बाद भी ये रहेगा नहीं रहेगा, ये इश्यूज रही हैं, उस पे भी एक तरीके से इस जजमेंट ने एक फुल स्टॉप लगा दिया। कैसे बिल्कुल, काफी कुछ क्लैरिटी मिली है निजी प्रॉपर्टी को लेकर। आदित्य जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सेक्शन 39B को तो आपने काफी अच्छे से एक बार स्पष्टता दे दी कि वो क्या कहता है, उसका क्या अभिप्राय है। राज्य सरकार किन परिस्थितियों में किसी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी को आपत्ति है, किसी की निजी प्रॉपर्टी पर आपत्ति है, तो उसे क्या करना चाहिए और किस तरह की दिक्कतें आती थी? अभी तक ये फैसला जो आया है वो बहुत ही शानदार माना जा रहा है निजी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन इससे पहले तक प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी? देखिए, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं। ये प्रॉपर्टी और रिसोर्स जो मेंशन आप कर रहे हैं, ये सिर्फ लैंड से रिलेटेड नहीं है। जो रिसोर्स है उसका बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन और इकोनॉमिकल टर्म्स में 2024 के हिसाब से इंटरप्रेट किया गया है। आप सोचिए 1978 का इंटरप्रिटेशन था, वो दो रिसोर्स और लैंड का बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन लग रहा था, बट वो ये भी कहा गया कि उस टाइम की इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज के हिसाब से था। तो जो आज हमने रिसोर्स का इंटरप्रिटेशन दिया है वो बहुत अलग दिया है। इसमें हमारी एयरवेव्स, नेचुरल गैसेस, माइंस, मिनरल्स, ये जो भी स्कैर्स एंड फाइनाइट जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन सब को कहा गया है कि ये सारी चीजें उस रिसोर्स की डेफिनेशन में आती हैं और वो सब गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। बट उसके लिए जो टेस्ट है, आई थिंक दैट इज जो आपका वो क्वेश्चन है, वो टेस्ट है। तो मैं अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बताऊं जो जजमेंट में लिखा है, वो ये कहा गया है, नेचर क्या है रिसोर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसोर्स का, इम्पैक्ट क्या है उस रिसोर्स का ऑन वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी पे क्या वेलबींग पे आएगा, वो कितना स्कैर्स है, स्कैरसिटी क्या है, और कॉन्सिक्वेंस क्या है उस रिसोर्स की कुछ हैंड्स में और कुछ प्लेयर्स में होने की। उस बेसिस पे ये टेस्ट है जिसपे ये जो लॉ है वो बनेंगे, और इन सबको कलेक्टिवली टर्म दिया गया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। तो उस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन पे ही आगे के लॉज स्टेट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स बनाएंगी, और उन्हीं बेसिस पे वो एक्विजिशंस होंगे। ठीक है, अब आप इसको लैंड एक्विजिशन से थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जैसे हम करते हैं जब हमें एयरपोर्ट बनाना है, रोड बनाना है, तो वो अलग टाइप के। इसमें क्या है, जो प्राइवेट लैंड्स होती हैं
उसका ओनरशिप और कंट्रोल की बात हो रही है, विच इज ऑलरेडी देयर विद सर्टेन पीपल। ठीक है, तो ये वो टेस्ट ले डाउन किया गया है। राव साहब, इस पे एक सवाल ये बनता है कि आमतौर पर 9 जजों की बेंच बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर हम देखें 16-17 मामले ही ऐसे हैं जिसपे 9 जजों की बेंच देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या राज्य सरकारें इस पर दोबारा अपील करने के लिए जा सकती हैं या फिर ये अंतिम है? क्योंकि हमारा फोकस, हम रियल एस्टेट का शो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के शो पर ज़्यादा बात करते हैं, हमारा फोकस उधर रहता है। तो हमारा ये जो शो है, हमारी कोशिश ये है कि हम जो निजी प्रॉपर्टी है हम उसी पर बात करें। हम रिसोर्सेज पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन फोकस हमारा उधर प्रॉपर्टी पर ही रहे। 9 जज बेंच की आप बात ठीक कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि इसको अब चैलेंज किया जाए, क्योंकि ये काफी 2-3 बार के मतलब पहले 3 का, उसके बाद क्योंकि 3 से ये 5 पे गई थी, क्योंकि 5 जज बेंच का फिर पुराने जजमेंट 3 जज बेंचेस के थे, उसके बाद 5 जज बेंच की गई है। उसके बाद क्योंकि इसमें फर्दर आर्टिकल 37C का भी इंटरप्रिटेशन आया, तो वो फिर 7 एंड देन 9 जज बेंच का। राज्य सरकारें इसमें, मेरा मानना है कि जाएंगे नहीं। हाँ, प्राइवेट कोई ऐसा मेजर रिसोर्स का एक्विजिशन होता है या कोई नेशनलाइजेशन होता है। देखिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप देखिए, इसको इक्वेट कीजिए बैंक नेशनलाइजेशन से। उससे हम समझने की कोशिश करें कि सडनली जो नेशनलाइज कर दिया गया था बैंक्स को, जो प्राइवेट बैंक्स थी वो एकदम तरीके से नेशनलाइज हो गई थी, उनसे उसको अगर आप इक्वेट करेंगे तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा इजी हो जाएगा हमें समझने में। तो उसमें देखिए बहुत मुश्किल है, ये काफी डिटेल्ड और जजमेंट है। यस, somebody can still, I mean, at 9 judgments it's a full stop, you can say that। बिल्कुल, जैसे राव साहब आपने बताया, जाहिर तौर पर अब राज्य सरकारों के लिए अपील करना पॉसिबल नहीं होगा, या पॉसिबल ना होना कहना तो गलत होगा। वो नहीं जाएंगे क्योंकि एक बड़ी बेंच है, एक बहुत ही चिंतन मंथन के बाद ये फैसला आया है। क्या इससे राज्य सरकारों के अधिकार सीमित हुए हैं या उसको हम दूसरी तरीके से देखने की कोशिश करें? नहीं, मेरा मानना है कि सीमित नहीं हुए हैं। आज भी इतना ही स्कोप दिया है। अगर आप बिगिनिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट देखेंगे तो ये कहा गया है कि रिसोर्सेस थियोरेटिकली जो है वो जरूर इवन प्राइवेट ओन्ड भी हो, वो माना जा सकता है मटेरियल रिसोर्सेस हैं, और उनको स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को एक्वायर करने की या उनके हक में जाने की जो है पावर्स है। बट उनमें एक तरीके से एक क्लैरिटी लाई गई है, मैं क्वालिफिकेशन भी नहीं कहूंगा, एक तरीके से क्लैरिटी लाई गई है जी। यहाँ पे उसको थोड़ा डिस्टिंक्ट किया गया है और कहा यह गया, अगर आप बिल्कुल जजमेंट से देखेंगे कि अगर मटेरियल रिसोर्स, हर मटेरियल रिसोर्स को नहीं कह सकते हैं, सिर्फ अगर वो मटेरियल नीड्स को पूर्ण करता है तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मटेरियल नीड्स पूर्ण कर रहा है वो मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी हो जाएगा। ये क्लैरिटी आई है इसमें। ठीक है, इसको एक आदित्य सर एक और आपसे समझेंगे थोड़ा और आसान शब्दों में कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब रियल एस्टेट बढ़ता है, शहर बढ़ता है, तो बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन जाती हैं। ठीक है, बन गई और वो कहीं कहीं सरकारी ज़मीन पर बन जाती हैं। तो क्या ऐसा अब होगा उसमें कि ठीक है, अवैध कॉलोनी बन गई, लोगों ने खरीद लिया, सरकार की ज़मीन है, तो यहाँ पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखेगा? कुछ इसमें हम समझने की कोशिश करें, बिकॉज ये रियल एस्टेट जो है वो बड़ा ही पेचीदा मसला हो जाता है। नहीं, मेरे ख्याल से तो उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दीपक जी, क्या हुआ आप समझिए, 1978 में हम डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में थे जी, 2024 में हम डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में हैं। मेरे ख्याल से जजमेंट ने जो क्लैरिटी दी है, स्टेट्स ऑलरेडी वो फॉलो कर रही थी। बिल्कुल, आज स्टेट्स आके आपका घर, आपकी गाड़ी वो लेती नहीं जब तक, और वो जरूरत भी नहीं है। 1978 की सिचुएशन ऐसी थी कि हम दो वॉर लड़के आ चुके थे, नेचुरल रिसोर्सेस कम थे, इतनी इकोनॉमिक पावर थे नहीं। तो जो पोस्ट लिबरलाइजेशन 91 के बाद तभी ये रेफरेंस हुआ, 92 से रेफरेंस होना शुरू हुआ है और 2002 में जाके इसको 9 जज बेंच दिया गया है। उसका रीजन ये था कि इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई थी। और जो आपका जो क्वेश्चन है, जो लैंड गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो वो गवर्नमेंट की ही लैंड है, उस पर ये प्राविधान नहीं लगता है क्योंकि उसको एक्वायर करने की गवर्नमेंट को जरूरत है नहीं। ये वो लैंड है जैसे वेटलैंड्स हैं, फॉरेस्ट लैंड्स हैं, उन लैंड्स को जहां गवर्नमेंट ने एक्वायर करके नए टाउनशिप्स बनाने हैं, नए शहर बनाने हैं, उन रिसोर्सेज की बात हो रही है। काफी हद तक इसको समझने की जरूरत इस तरह से है कि जब बात रिसोर्सेज की आती है तो उसका दायरा काफी बढ़ जाता है, उसकी व्याख्या कई मामलों में बदल जाती है। बात सिर्फ प्रॉपर्टी, बात सिर्फ जमीन, बात सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि
रियल स्टेट का शो है तो हम बताना और समझाना यही चाह रहे थे कि आपका जो निजी घर है कभी कभी इंटरप्रेट सही से नहीं किया जाता है, व्याख्या सही से नहीं की जाती है, तो कह दिया जाता है कि सरकार आपका घर कब्जा कर लेगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी नहीं होता था, लेकिन आप खुद ही अगर सरकारी ज़मीन पर हैं या अवैध कॉलोनी में हैं तो वही बात अलग हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर प्रॉपर वे में रह रहे हैं तो सरकार आके उसको कब्जा कर लेगी। ये बात सिर्फ रियल एस्टेट की है, लेकिन फैसला बहुत बड़ा है, सिर्फ बात रियल एस्टेट की नहीं है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राव साहब, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आदित्य परोलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इस फैसले पर क्लैरिटी देने के लिए। तो यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रियल एस्टेट में अब जो घरों की चाहत है वो बदल रही है, लोग किस तरह से अपार्टमेंट चाह रहे हैं या विला चाह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, कितने प्रतिशत लोग किस तरह के घर पसंद कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब हम बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जो नाइट फ्रैंक इंडिया ने जारी की है। इस रिपोर्ट में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि रियल एस्टेट में जो घर खरीदारी हो रही है उसमें किस तरह के सेगमेंट में लोगों को किस तरह की घर पसंद आ रहे हैं। मसलन फ्लैट कितने प्रतिशत लोग पसंद कर रहे हैं, विला कितने प्रतिशत लोग पसंद कर रहे हैं, प्लॉट की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में हैं। विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट। अब घर खरीदार पहले के मुकाबले अपनी प्रॉपर्टी खरीदारी को लेकर काफी स्पष्ट और जागरूक हैं। उन्हें पता है क्या खरीदना है और क्या नहीं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया के एक हालिया सर्वे बैंकिंग ऑन ब्रिक्स में कुछ दिलचस्प आंकड़े निकलकर सामने आए, जिसे 1629 शहरी घर खरीदारों के बीच किया गया। सर्वे में शामिल लोगों से घरों के प्रकार, ओनरशिप और रेंटल, प्रॉपर्टी खरीदने का कारण, फैसलों को प्रभावित करने वाले कारण, फाइनेंस विकल्प समेत कई तरह के सवाल पूछे गए, जिस पर आम शहरी घर खरीदारों ने अपनी राय रखी। लोगों से पूछा गया उन्हें कैसे घर पसंद है। नाइट फ्रैंक के सर्वे के मुताबिक सर्वे में शामिल 52% लोग अपार्टमेंट को पसंद करते हैं। उसके बाद 19% को स्टूडियो अपार्टमेंट पसंद है, तो वहीं 17% लोगों को इंडिपेंडेंट घर या विला पसंद है। गेटेड कम्युनिटी को महज 7% और प्लॉट या भूमि को 5% लोगों ने पसंद किया, जो कि कम लोकप्रिय माना जा रहा है। रियल एस्टेट में एक सवाल जो हमेशा से लोगों के जहन में रहता है, घर खरीदारों के जहन में रहता है कि घर खुद का अच्छा है या फिर रेंट का अच्छा है। तो ऐसे में नाइट फ्रैंक इंडिया का जो सर्वे है उसमें कुछ शानदार डेटा निकल कर आया है। मालिकाना हक होने को लेकर, यानी अपना घर होने को लेकर लोगों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी देखने को मिल रही है। करीब 80% ऐसे लोग हैं जो लोग सर्वे में शामिल हुए, उनका मानना है कि घर अपना ही होना चाहिए, मालिक को खुद हो तो ज़्यादा बेहतर है। 19% लोगों ने माना है कि घर अगर रेंट का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। महज 1% लोग ऐसे हैं जो थोड़े अनिश्चित हैं, घर खुद का हो या रेंट का हो, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बात हुई ओवरऑल सर्वे में जो लोगों ने बाय वर्सेस रेंट को लेकर अपने विचार पेश किए। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये विचार किसके हैं, क्या सबके हैं? जो उम्र के लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो बुजुर्ग लोग हैं यानी बेबी बूमर्स हैं, उनमें 79% लोग मानते हैं कि घर उनका खुद का होना चाहिए, मालिक को खुद होने चाहिए। बात अगर हम करें जेनेक्स की, तो जेनेक्स जो है मान के चलिए अब करीब 80% ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका खुद का घर होना चाहिए और वो मालिक खुद हों तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ मिलेनियल्स में 82% यानी 82% मिलेनियल्स का मानना है कि उनका खुद का घर होना चाहिए। जेनजी जो है वो थोड़े से उनकी राय अलग दिखी है। जेनजी में अगर हम बात करें तो 71% लोग मानते हैं कि वो मालिक हों तो ज़्यादा बेहतर है। महज 27% लोग ऐसे हैं जो रेंट के घर को भी तरजीह देते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि घर खरीदना क्यों है, यानी घर खरीदने की वजह क्या है। उम्र या पीढ़ी के आधार पर घर खरीदने के कारणों में अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। बेबी बूमर्स यानी 57 से 75 साल की उम्र के लोग प्रॉपर्टी में निवेश के पक्ष में हैं, तो वहीं मिलेनियल्स यानी 25 से 40 साल की उम्र के लोग अपनी संपत्ति को अपग्रेड करना पसंद करते हैं। बात अगर प्रॉपर्टी के इस्तेमाल और निवेश को लेकर की जाए तो 39% मिलेनियल्स और 36% जेनजी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं, जबकि बेबी बूमर्स में 29% प्रॉपर्टी में निवेश और 15% रिटायरमेंट प्लान को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो 37% लोग बेहतर घर की ओर अपग्रेड कर रहे हैं,
जो मिड और लग्जरी घरों की ओर बढ़ते रुझान को दर्शा रहा है। इसके अलावा 32% इस्तेमाल के लिए पहली बार घर खरीदने वाले हैं, 25% निवेश कर रहे हैं और 7% रिटायरमेंट के लिए या सेकंड होम या फिर छुट्टी मनाने के लिए घर खरीदना चाह रहे हैं। तो आज जब घर खरीदार घर खरीदते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारक हैं जो उनके फैसले को प्रभावित करते हैं। ऐसे में नाइट फ्रैंक इंडिया ने जो सर्वे किया है उसमें 8 ऐसे मेन रीज़न हैं जिनको उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। लोगों से उनसे सवाल पूछेगा और लोगों ने जो रिएक्ट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा लोगों ने लोकेशन को प्राथमिकता दी है। 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि लोकेशन अगर अच्छी है तो उनके लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। फिर आती है बात साइज़ की। 45% लोग ऐसे हैं जो साइज़ को प्राथमिकता देते हैं कि घर कितना बड़ा है, किस तरह की उसकी डिज़ाइन है। फिर आती है बात प्राइस अफोर्डेबिलिटी की। 45% लोग ऐसे हैं जो प्राइस अफोर्डेबिलिटी को भी सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। बिल्डर रेपुटेशन, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी लंबे समय से देखा है कि डेवलपर्स की रेपुटेशन जो है ना वो काफ़ी ख़राब हुई है। डेवलपर्स ने डिलीवर नहीं किया है और उसके बाद होम बायर फंस जाते हैं। तो ऐसे में अब जो होम बायर है वो काफ़ी जागरूक हो गया है और बिल्डर की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता है। 35% ऐसे लोग हैं जो बिल्डर की रेपुटेशन को प्राथमिकता देते हैं। वर्क प्लेस के पास अगर घर होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे 33% लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका ऑफिस और घर आसपास हो, बहुत ज़्यादा दूरी ना हो। फिर आती है बात एमिनिटीज़ की, क्योंकि आज के समय में आप जब घर खरीदते हैं तो घर के साथ अगर आपको एमिनिटीज़ मिलती है तो आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। तो 32% लोग एमिनिटीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि अगर वो वहीं घर में रहें तो स्विमिंग है, जिम है और भी बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं जो उनको उसी प्रोजेक्ट में मिल जाती है। तो बहुत बड़ा रोल निभाती है एमिनिटीज़ भी फैसले में। फाइनेंस अवेलेबिलिटी, 29% लोग हैं जो फाइनेंस अवेलेबिलिटी को महत्व देते हैं। और अंत में आता है फ्यूचर रीसेल। तो फ्यूचर रीसेल की अगर हम बात करें तो 22% लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर रीसेल को भी महत्व देते हैं। सवाल ये उठता है कि फाइनेंस की उपलब्धता लोगों के निर्णय को किस तरह से प्रभावित करती है। सर्वे में शामिल ओवरऑल 79% लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होम लोन या मॉर्गेज का सहारा लेना पसंद करते हैं। 9% लोग परिवार से वित्तीय मदद लेकर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं, तो वहीं 12% लोग अपने निवेश और बचत के सहारे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो चलन है, जो मन है, वो बदलता जा रहा है घरों के फॉर्मेट को लेकर। कुछ लोगों को विला पसंद है, कुछ लोगों को अपार्टमेंट पसंद है, अलग अलग पसंद है, अलग अलग चाहत है। और बहरहाल पूरे रियल एस्टेट में इसी का असर दिख रहा है। लगातार बिक्री बढ़ रही है, न्यू लॉन्चेस भी बढ़ रहे हैं। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।